हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेम भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय यूनिट 2 मूर्तिकला एवं चित्रकला से रिलेटेड मेन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये मेन टॉपिक्स इस प्रकार हैं। भारतीय मूर्तिकला, सांची स्तूप की विवरणात्मक कला और इसी के अंदर आ जाएगा सांची स्तूप का इतिहास और उसकी वास्तुकला। नेक्स्ट है अमरावती कला केंद्र, मथुरा कला केंद्र, गांधार कला केंद्र एंड लास्ट पल्लव चोल मूर्ति कला। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय कला के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सभ्यता के इतिहास में वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, कला और शिल्प की जड़ें बहुत गहरी प्रतीत होती हैं। भारतीय मूर्तिकला आरंभ से ही यथार्थ अर्थात वास्तविकता का रूप लिए हुए है, जिसमें मानव आकृतियों में प्राय पतली कमर, लचीले अंगों और एक तरुण और संवेदनापूर्ण रूप को चित्रित किया जाता है। भारतीय मूर्तियों में प्राय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से लेकर असंख्य मात्रा में देवी देवताओं को चित्रित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भारतीय मूर्तियाँ हैं वो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से रिलेटेड तथा देवी देवताओं से रिलेटेड बनाई जाती है और उनकी आकृति कैसी होती है, पतली कमर, लचीले अंग और एक तरुण और संवेदनापूर्ण रूप से जो उनको चित्रित किया जाता है, ठीक है। आगे है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के बड़े बड़े जलकुंड प्राचीन मूर्तिकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण देते हैं और इसी के साथ मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की मूर्तिकला भी एक इसका श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। दक्षिण के मंदिरों जैसे कांचीपुरम, मदुरै, श्रीरंगम और रामेश्वर तथा उत्तर में वाराणसी के मंदिरों की नक्काशी की उस उत्कृष्ट कला के चिर प्रचलित उदाहरण हैं जो भारत में समृद्ध हुए। इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देके हमें बताया गया है कि आखिरकार भारतीय मूर्तिकला किस प्रकार अपनी नक्काशी अर्थात अपनी कला के कारण पूरे भारत में समृद्ध है, ठीक है। कि उनको बनाया इस तरीके से जाता है कि लोग उनको देखकर अट्रैक्ट होते हैं। केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और उड़ीसा के सूर्य मंदिर में भी एक उत्कृष्ट कला का जो है जीता जाता रूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे है एक उदाहरण और है कि सांची स्तूप की मूर्तिकला भी एक भव्य है जो 3री सदी ईस्वी पूर्व में इसके आसपास बनाए गए जंगलों और तोरण द्वारों को अलंकृत कर रही है। अब हम आगे जो है सांची स्तूप की मूर्तिकला, वास्तुकला और इसके इतिहास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मामलापुरम का मंदिर सारनाथ संग्रहालय के लायन कैपिटल में मौर्य की एक पत्थर की मूर्ति है और महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित करने वाली अमरावती और नागार्जुनकोंडा की वास्तुशिल्पीय मूर्तियाँ इसके अन्य उदाहरण हैं, ठीक है। इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है सांची स्तूप की विवरणात्मक कला। जो सांची है, सांची का स्तूप भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित यानी कि उसको बचाव करके रखा गया है और अध्ययन के लिए यहाँ पे जो है बौद्ध स्थलों में से एक माना जाता है इसे। और यह मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह पूर्व और पश्चिम में 17 मील और उत्तर से दक्षिण में लगभग 10 मील तक फैला हुआ है। अगर हम इस साइट पर जाते हैं तो हमें कई स्तूप देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है सांची का स्तूप और इसको महान स्तूप भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अशोक के द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में करवाया गया था। और इसमें जो है हमें बुद्ध और उनके प्रसिद्ध शिष्य थे उनकी पवित्र अवशेष या राख देखने को मिलती है,
ठीक है, या वहाँ पर पाई जाती हैं। आगे है, सांची का महान स्तूप सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध संरचनाओं में से एक है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला का खजाना प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर बौद्ध से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में 4 दिशाओं का सामना करने वाले 4 सजावटी प्रवेश द्वार और स्तूप को घेरने वाली एक रेलिंग का निर्माण किया गया था। जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व थी तब क्या था, इसमें जो है 4 बड़े बड़े दरवाजे थे, ठीक है, और इस स्तूप को घेरने के लिए एक रेलिंग भी बनाया गया था। सांची स्तूप दुनिया भर से सैकड़ों लोगों को एक स्तूप के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आकर्षित करता है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध कला और मूर्तिकला के विकास का एक उत्कृष्ट संकेत भी देता है कि आगे जो है इसमें विकास होता गया। यह भारत में सबसे अच्छे संरक्षित प्राचीन स्तूपों में से एक है, जिसे 1989 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये लाइन अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे है सांची स्तूप का इतिहास। अब हम सांची स्तूप के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये किसके द्वारा बनाया गया था और देखने में कैसा था। इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो मौर्य वंश का ही एक संस्थापक था, ठीक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने भगवान बुद्ध की नश्वर हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, ठीक है। ये जो सब है अशोक के आदेश पर ही हुआ था। यह विशाल गोलार्ध का गुंबद 54 फीट लंबा है, यानी कि एक गोलाई में गुंबद है जो 54 फीट लंबा है और इसमें है बुद्ध के अवशेष युक्त एक केंद्रीय कक्ष है, यानी कि इसमें कक्ष है जिसमें जो है बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, ठीक है, उस कक्ष के अंदर। आगे है, लेकिन जो अब वर्तमान में सांची स्तूप है वो भी क्या एक गोलकार इमारत ही है, यानी कि गोल ही है, ठीक है, जिसका व्यास जो अब दोहरा यानी कि डबल हो गया है और इसकी और जो स्मारक थी अशोक की पत्नी रानी देवी और उनकी बेटी विदिशा की देखरेख में ही बनाई गई थी। सांची स्तूप वास्तुकला का निचला हिस्सा अभी भी जमीन पर है, जबकि उच्च भाग छत्र से ढका हुआ है, ठीक है। आगे है, शुंग राजवंश के शासन के दौरान जब शुंग राजवंश आया तब स्तूप अपने मूल आयामों से आकार में लगभग 2 गुना हो गया था, यानी कि डबल हो गया था उसका, ठीक है, पहले से। इस बार एक चपटा गुंबद बनाया गया था, गोल की बजाय उसको चपटा कर दिया गया, जिसमें असली ईंट स्तूप को ढकने वाले पत्थर के स्लैब्स थे, ठीक है। उसमें गुंबद के ऊपर 3 छत्र जैसी संरचनाएं मढ़वाई गई, जो धर्म के कानून के पहिए का प्रतीक है, यानी कि जब हम किसी भी राजा महाराजा या देवी देवताओं के सिंहासन को देखते हैं तो उसमें एक छतरी से टाइप में होता है, उसको हम छत्र बोलते हैं। तो इसमें भी क्या था, गुंबद के ऊपर 3 ऐसे ही छत्र बनवाए गए थे जो कानून के पहिए का प्रतीक है। गुंबद की सीट जो एक लंबी गोलाकार ड्रम है, ठीक है, जिसमें एक डबल सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, इनके ऊपर जाया जा सकता है। आगे है, अब हम इसकी जो वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सांची के महान स्तूप में बौद्ध स्थापत्य शैली देखी जा सकती है, यानी कि इसमें बौद्ध से रिलेटेड ही जो है चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। यह देश में अपनी तरह का एक सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 54 फीट और व्यास जो है इसका 120 फीट है। स्तूप का मुख्य निर्माण एक बुनियादी डिजाइन के साथ एक गोलार्ध का गुंबद है, यानी कि गोल से टाइप में बनाया गया है, ठीक है। गुंबद एक नींव द्वारा समर्थित है जिसमें एक अवशेष कक्ष है। इसके अंदर क्या एक अवशेष कक्ष है जिसमें बौद्ध से धर्म से रिलेटेड थे ना बुद्ध, उनके अवशेष जो है इसके अंदर रखे गए हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गुंबद को कथित तौर पर भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था। यही कारण है कि कलाकृतियों की रक्षा के लिए 3 छतरियाँ जोड़ी गई हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं।
माना जाता है कि 3 संरचनाएं त्रिंथा या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व करती है, बुद्ध, धर्म और संघ। ये 3 है, ठीक है। क्षत्रियों को एक विशाल केंद्र स्तंभ द्वारा समर्थित किया गया है। आगे है, महान स्तूप की रेलिंग किसी भी कलात्मक सजावट से रहित है। ये रेलिंग केवल मूल पत्थर हैं जिन पर समर्पित शिलालेख बनाए गए हैं, ठीक है। जो ये रेलिंग है वो पत्थरों से ही बनाई गई है और उन पर जो है शिलालेख देखने को मिलते हैं। 4 अलंकृत औपचारिक द्वार 4 दिशाओं में से प्रत्येक का सामना करती हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उसमें जो है 4 द्वार बनाए गए हैं सांची के स्तूप में, जो 4 दिशाओं को अलंकृत करते हैं। ये औपचारिक द्वार जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं, प्रारंभिक बौद्ध काल के दृश्यों और विभिन्न शुभ प्रतीकों के दृश्य के साथ उकेरे गए हैं। आगे है मथुरा कला केंद्र। मथुरा कला केंद्र या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसमें जो है हमें बुद्ध की छवि देखने को मिलती है। इसको आप अच्छे से रीड कर लेना और यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा जो है दिखाया भी गया है, ठीक है। ये सारा जो है मथुरा कला केंद्र यानी कि स्कूल के बारे में बताया गया है कि कब कैसे इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो है कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। ये सारी जो इनकी विशेषताएं हैं। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की यहाँ पे जो है कुछ प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है कला का अमरावती स्कूल। ये जो है 3 प्रसिद्ध स्कूल थे जिसमें से एक है कला का अमरावती स्कूल, जो बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ ही उभरा था। ये अपने आप में ही जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको भी अच्छे से रीड कर लेना, फिर ये फुल डिटेल में बताया गया है, ठीक है। फिर आ जाएंगी इसकी विशेषताएं। ये सारी जो है इसकी विशेषताएं हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कला का गांधार स्कूल, जो है शक और कुषाण जो थे इनके संरक्षक में जो है ये बनाया गया था, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जो है इसका इतिहास आ गया है कि किसके द्वारा बनाया गया था, कब और कैसे। फिर यहाँ पे जो है कुछ बुद्ध की जो है मुद्राएं दी गई हैं, ठीक है। ये जो दे रखे ना यहाँ पे, इनको अच्छे से कर लेना रीड। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा गांधार के कला और मूर्तिकला स्कूल की कुछ विशेषताएं। लास्ट टॉपिक हमारा पल्लव चोल मूर्ति कला। यदि पल्लव एवं चोल बहुसर्जक मंदिर निर्माता एवं कलाओं के उदार संरक्षक थे, उनकी कला भव्य कांस्यों से पहचानी जाती थी। जो पल्लव और चोल थे ना, उनकी कला किससे पहचानी जाती थी? कांस्यों से पहचानी जाती थी। शिल्पकारों की ये महत्वपूर्ण रचनाएं या तो मंदिरों में उत्सव संबंधी अवसरों पर शोभा यात्रा के लिए बनाई गई थी या फिर कुछ निजी पूजा के लिए भी बनाई गई थी। प्रारंभिक मृत्तिका मूर्तियों से उत्पन्न यह रूप लोक कला के रूप में स्वीकृत होने के बाद भी शास्त्रीय कला के सभी पहलुओं से समाविष्ट थे, यानी कि इसके अंदर ही जो ये समाये हुए थे, ठीक है। इन कांस्यों को मोम साचा विधि अथवा लुप्त मोम प्रक्रिया द्वारा ढाला जाता था। जो एक कांस्य से जो ये बनाई जाती थी मूर्तियाँ, इनको किस प्रकार बनाया जाता था, अब जो है यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। प्रतिमा पहले मोम से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बारीक मृदा का उसके ऊपर लेप लगा दिया जाता है, तब उसे छाया में सुखा दिया जाता है और उसके बाद ऊपर एवं नीचे 2 छिद्र कर दिए जाते हैं। तब छिद्र को गर्म किया जाता है ताकि खोखले ढांचे को छोड़कर मोम पिघल कर निकल जाए, ठीक है। खोखले ढांचे में पिघले धातु को डाला जाता है और धातु के ठोस बनने के कारण मिट्टी के ढांचे को जो है तोड़ दिया जाता है और लास्ट में जो है हमें एक मूर्ति मिलती है, ठीक है, बनी हुई।
उस मूर्ति को और भी सुंदर आकर्षित बनाने के लिए छेनी और अपघर्षक पदार्थ के द्वारा उसे घिसा जाता है और एक फाइनल लुक दी जाती है। ठीक है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक पल्लवों एवं चोलों का शासन कांस्य मूर्ति कला के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है, यानी कि ये अपने चरम पर थे पल्लव और चोलों का शासन। ठीक है। किसके कारण? कांस्य मूर्ति कला के कारण। पल्लव कला लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास प्रकट हुई और संभवतः इसने अमरावती शाखा से प्रेरणा प्राप्त की। जो कला का अमरावती स्कूल है ना, वहाँ से उन्होंने क्या है, प्रेरणा ली थी। यद्यपि इस पर यवन प्रारूप अथवा रोमन प्रभावों और तथापि रोमन कलाकृतियों की विद्यमानता का असर भी था। साथ में जो रोमन प्रभाव भी इनकी कलाकृतियों में देखने को मिलता है। कांस्य कला मुख्यतः एक देशी कला रूप थी। इन कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण भी महेंद्र वर्मन तथा अन्य पल्लव शासकों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनको संरक्षण दिया गया था। ये कांस्य मूर्तियाँ इस काल की पाषाण मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। पाषाण क्या होता है? पत्थर की मूर्तियों से। ठीक है। पल्लव कांस्य मूर्तियों के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। जो ये 4 चरण यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है। प्रथम चरण 7वीं शताब्दी ईस्वी तक, इसको राजा महेंद्र वर्मन के नाम पर महेंद्र चरण कहा जाता है। प्रथम चरण को महेंद्र चरण भी कहा जा सकता है। ठीक है। द्वितीय चरण 8वीं शताब्दी ईस्वी सन के प्रथमार्ध तक, इसको महाबलीपुरम तथा कांची के निर्माता के नाम पर राजसीमा चरण कहा जाता है। ये हमारा द्वितीय चरण है। तृतीय चरण है 8वीं शताब्दी का द्वितीयार्ध। ठीक है। इसको नंदी वर्मन द्वितीय के नाम पर भी नामित किया जा सकता है या कहा जा सकता है इसको। चतुर्थ एंड लास्ट चरण है 9वीं शताब्दी 795 से 845 ईस्वी सन, इसको दंती वर्मन के नाम पर नामित किया गया है। अर्थात चतुर्थ चरण को दंती वर्मन नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। आगे है 9वीं शताब्दी का द्वितीयार्ध कांस्य कला के चोल प्रारूप की ओर अंतरण के काल को चिह्नित करता है। कांस्य की मूर्तियां जो प्रारंभ में स्थूल रूप में थी, क्रमिक रूप से छरहरे एवं गोल मूर्तियों में परिवर्तित हो गई थी। ये इकहरी गोल मूर्तियां आकृतियों की रेखाओं के स्पष्ट होने के कारण उत्कृष्ट एवं अत्यंत परिष्कृत थी, यानी कि उनसे ज़्यादा बेहतर थी गोल वाली मूर्तियाँ। वदकलतुर से प्राप्त कल्याण सुंदम मूर्ति शिव एवं पार्वती के विवाह का चित्रण करने वाली मूर्ति। ठीक है। चोल कांस्य कला का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। चोल काल में बड़ी संख्या में प्रस्तर के मंदिरों को भव्य एवं मिश्रित भवनों में परिवर्तित किया गया, जैसे कि तंजावुर, गंगाईकोंड, चोलपुरम एवं चिदंबरम के बड़े प्रभावशाली गोपुरमों में देखा जा सकता है। चोल काल ने संगीत, नृत्य एवं जुलूसों के साथ विस्तृत उत्सवों को देखा। कांस्य प्रतिमाएं गर्भगृह में स्थापित मुख्य देवताओं के आविर्भाव जैसे अभिष्ट हैं। जब वे शोभा यात्रा में ले जाए जाने पर श्रद्धा के साथ पूजी जाती थी। चोल कांस्य कला को भी जो है 4 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 10वीं शताब्दी ईस्वी सन के प्रथमार्ध तक, इसको आदित्य चोल के नाम पर नामित किया गया है। द्वितीय चरण है सेम्बियन महादेवी के नाम पर और तृतीय चरण राजा राज प्रथम के नाम पर नामित है। एंड लास्ट चतुर्थ चरण अंतिम चोल के नाम पर नामित है। पल्लव और चोल मूर्ति कला इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 3rd यूनिट के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।